आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे ओसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, क्या क्या कंडीशन है इसके और क्या क्या इक्वेशंस है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मैं दीपक कुमार DRD क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मीन पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीन पोजीशन होता क्या है। इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि मीन पोजीशन, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है ना। वह पोजीशन जिस पोजीशन पर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाए वह कहलाएगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। मीन पोजीशन क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को बात कर रहे थे जो सिंपल और हार्मोनिक की बात हो रही है। हार्मोनिक मतलब होता है ओसिलेटरी, है ना, ओसिलेटरी मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसको जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या है और ओसिलेटरी मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन होता है कि कोई पार्टिकल है और एक फिक्स्ड पाथ पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में उसका मोशन रिपीट हो, है ना, उसका मोशन क्या हो, रिपीट हो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो कि जैसे मान लो कोई हमारे पास ये अर्थ है, हम यहाँ अरब समझते हैं, अर्थ है ना, ये अर्थ है। ये अर्थ क्या करता है, यह जो है रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जो रोटेशन होता है, रोटेशन का पाथ जो होता है वो फिक्स होता है, साथ ही साथ टाइम भी इसमें फिक्स्ड होता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि आज जो समय चल रहा है, आज की बात कर रहे हैं ना, ऐसे समझो आज जो समय चल रहा है इसी टाइम पर अर्थ का जो पोजीशन है, इस समय अर्थ का जो भी पोजीशन है, ठीक है ना, आने वाले 1 साल बाद अर्थ का सेम पोजीशन ही रहेगा इसी टाइम पर, ठीक है ना। तो पाथ भी रिट्रेस हुआ, मतलब सेम पाथ हुआ, साथ ही साथ टाइम भी। तो सेम पाथ पर एक फिक्स टाइम पीरियड में, या कहें फिक्स्ड पाथ पर फिक्स टाइम पीरियड में जो मोशन होगा वह कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आई? जैसे मान लो एक पेंडुलम हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ देखो, यहाँ हमने एक पेंडुलम लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ये इसका मीन पोजीशन है, ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, और ये कहीं यहाँ आ गया है ना, और ये फिर यहाँ आ रहा है, ऐसे ओसिलेट कर रहा है इधर और इधर, है ना। तो पहले यहाँ जाएगा, फिर जितना टाइम में यहाँ था फिर उसी समय पर फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स टाइम में मोशन इसका हो रहा है, पाथ भी फिक्स्ड है, टाइम भी फिक्स्ड है। ये क्या कहलाएगा, यह पीरियोडिक मोशन होगा। उसी तरह हम सर्कुलर मोशन की बात कर लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पर वी वेलोसिटी से, है ना, वी वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो इसका भी पाथ जो होगा वह क्या होगा, फिक्स्ड होगा। पाथ जो है फिक्स्ड होगा और टाइम भी फिक्स्ड है। तो इसका जो मोशन होगा वह कहलाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। अब यहां देखो, अब अगला हम लोगों के पास ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन जब समझेंगे तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि कोई तुम झूला ले लो और झूला को फोर्स दो, झूला क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा। तो समझो कि अगर हमने झूले को फोर्स लगा दिया, ये कहीं इधर गया होगा और फिर छोड़ दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा तो क्या अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। मान लो कभी यहां से यहां गया, अगेन जब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो यहां नहीं जाके ये कुछ यहीं से रिटर्न होना शुरू करेगा, यानी इसका पाथ
धीरे धीरे क्या होगा, शॉर्टेस्ट होने लगेगा। फील कर रहे हो, झूला को हमने ऐसे दिया, यहां पहुंच गया फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में इस पॉइंट पर नहीं पहुंचता, सेकेंड टाइम में कहीं ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, इसका पाथ क्या हो गया, इसका पाथ जो है शॉर्ट हो गया। यानी झूले के केस में जो पार्टिकल है वह क्या कर रहा है, वह अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा, ठीक है ना, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा, मतलब सेम पाथ पर उसका मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पाथ धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है। तो झूला का जो मोशन है वह पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि हमको पीरियोडिक के लिए क्या होना चाहिए, पाथ भी सेम रहना चाहिए, जिस पाथ पर पहले था उसी पाथ पर फिर दोबारा उसी टाइम पर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ इसका पाथ जो है शॉर्ट हो रहा है, इसलिए पीरियोडिक नहीं है। ओसिलेटरी है, क्यों, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो बात समझ में आई। जबकि अर्थ वाले केस में क्या था कि अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग, तो यह जो है फिक्स टाइम में, और पाथ भी वही रहना है, पाथ भी सेम रहना है, उसी पाथ पर फिक्स टाइम में अगले बार फिर उसी पाथ को रिट्रेस करेगा आने वाले 1 साल बाद, इसलिए पीरियोडिक होगा। उसी तरह हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल लिया। देख रहे हो, मान लो कि यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये घूम के फिर जो है ए पॉइंट पर आएगा, फिर मूव करके ए पॉइंट पर आएगा, तो पाथ को तो क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, पाथ को रिपीट कर रहा है सेम पाथ को, और फिक्स टाइम में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो। चलो अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, समझते हैं इसको, है ना, बहुत सिंपल है, इसको हटा देते हैं। हम समझते हैं पीरियोडिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, और ओसिलेटरी भी समझ में आ गया होगा, हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना, ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ओसिलेटरी मोशन हम लोग लिखेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल इन विच, ठीक है ना, इन विच पार्टिकल अंडरगो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, अबाउट इट्स सॉरी मीन पोजीशन, ठीक है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन होगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल एक फिगर हम समझते हैं ना, ये ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, और ये स्मूथ है। अब यहाँ कोई एक बॉल रख दिया, बॉल जो है इस डायरेक्शन में आए, यहाँ फिर यहाँ, तो इसका जो मोशन होगा टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, और झूले का मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, ओसिलेटरी मोशन। अगला है हम लोगों के पास, समझना, अगला हम लोगों के पास पीरियोडिक मोशन, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना,
अगले पेज में लिखते हैं। पीरियोडिक मोशन, देखो पीरियोडिक मोशन में हम लोग को लिखना है तो क्या लिखेंगे, अच्छा से इसको ड्रॉ करेंगे भाई। इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल इन विच है ना, पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन, repeats repeat its motion on fixed path in fixed time period, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लें, एग्जाम्पल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम लोग लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ, ये सब जो है पीरियोडिक मोशन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ ओसिलेशन, कंडीशन ऑफ ओसिलेशन। इफ रीस्टोरिंग की बात करें, इफ रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा x टू द पावर n, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। जब एक कंडीशन रहेगा तो ओसिलेशन होगा, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है इसको समझ लेते हैं। फोर्स ना, या फिर क्या है, नेट फोर्स ना, नेट फोर्स टुवार्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है ना। नेट फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब मीन पोजीशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स हो तो बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स टू द पावर एन का, तो ये जो है ओसिलेशन करेगा, ठीक है ना। अब चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो हम लोग अब क्वेश्चन है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रीस्टोरिंग फोर्स होगा नेट फोर्स टुवार्ड्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल पर वही कहलाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको, इस साइन को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन को हटाए तो लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं। वेयर वेयर के को अपन क्या बोलते हैं, तो के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट, है ना। ये जो है हमारा फोर्स कांस्टेंट, क्लियर है, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट। अब ऐसा हो सकता है कि एन जो है इवेन हो, एन इवेन हो, तो एन जब इवेन हो तो हम कह सकते हैं नॉट ओसिलेटरी,
ओसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। यदि n का वैल्यू ऑड हो तब जो है ओसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है ना, ओसिलेटरी मोशन होगा, या फिर कहें हार्मोनिक मोशन, ठीक है भाई, हार्मोनिक मोशन हो। अब एक क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से, ठीक है भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कुछ चीज़ हम लोग समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझा रहे हैं इसको, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है समझो। अगर मान लो कि हमने कोई तरह का बॉयल लिया ना, और इसमें कोई बॉल रख दिया, ठीक है, और कोई बॉल रख दिया, ठीक है भाई, अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा के यहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लगाया तो यहाँ छोड़ दिया, यहाँ रिलीज कर दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और यहाँ लाने के बाद इसको रिलीज कर दिया, तो फोर्स हमारा तो इसी डायरेक्शन में है, बट जैसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं बोलो, एक्स जो है इस डायरेक्शन मूव करेगा ना, फोर्स को आपने इधर लगाया है, एक्स क्या हो जाएगा इधर, तो एक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा पार्टी। तो यहाँ क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, देख रहे हो ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपोजिट होता है। हम कह सकते हैं हियर एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट, ठीक है ना, डायरेक्शन, ऐसे समझ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, समझना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा देखते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, देखो, अगर हम कुछ इस तरह का सिचुएशन लें और यहाँ कोई बॉल रख दिया है ना, और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में लगाया, बॉल को यहाँ छोड़ दिया, तो बॉल जाएगा किधर, इसी डायरेक्शन में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तो एफ एंड एक्स आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, एफ और एक्स जो है यह सेम डायरेक्शन में ही होगा, जबकि स्टेबल में एफ और एक्स अपोजिट में हो रहा है। ये बात समझ में आई। अब चलो, अब हम लोगों को क्या चाहिए होगा, ध्यान रखना कि अगर हमको ओसिलेटरी मोशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, या अपने मीन पोजीशन के अलाउ टू एंड फ्रो, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मोशन करें। तो ये पॉसिबिलिटी किस में है, स्टेबल में कि अनस्टेबल में। तुम क्या कहोगे कि सर स्टेबल में है, क्यों, क्योंकि अगर तुम ऐसे रख दिया, बॉल को यहाँ लाके आप छोड़ दिए हो, तो बॉल फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर इधर जाएगा, तो ये बॉल जो है ना यहाँ से यहाँ तक इस तरह ओसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और एक्स भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल अगेन इस पॉइंट पर आ जाए। तुम कहोगे नहीं, ये अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो ये पार्टिकल हमेशा नीचे ही जाएगा, ये कभी ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर फोर्स को हमने फोर्स यहाँ अप्लाई करके और इसके बाद रिलीज किया तो ये तो नीचे जाएगा ना, ये टू एंड फ्रो मोशन की पॉसिबिलिटी इसमें बन ही नहीं रही। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन फोर्स लगा के यहाँ रख दो, बॉल को यहाँ रखो यार, चेक करो, फील करो, यहाँ रख दो, बॉल तो नीचे जाएगा भाई, ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं। यानी पार्टिकल टू एंड फ्रो आगे पीछे तो यहाँ नहीं कर सकता भाई, यानी आगे पीछे मोशन का पॉसिबिलिटी किस में बनता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में बनता है क्या, तुम कहोगे नहीं, नहीं, इसमें टू एंड फ्रो नहीं होगा, ठीक है ना, बट स्टेबल में टू एंड फ्रो होगा। यानी क्लियर है कि यदि हमको ओसिलेटरी मोशन करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए,
इसमें क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, देख रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ही ओसिलेटरी होना है, क्योंकि फोर्स, और जब ओसिलेटरी होना है तो समझना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, समझना, एक दूसरा पेज लेते फिर उसमें चीज़ों को समझते हैं। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, थोड़ा समझना, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ देखो, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया और उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे। जैसे मान लो F इजिकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, हमने इवन ले लिया है ना। अब x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, है ना। अब x का वैल्यू हम निगेटिव रखते हैं, ठीक है ना, x का वैल्यू हमने निगेटिव रख लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ रखो F इजिकल टू माइनस के, और x जो है क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कर लो, x निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, माइनस के, और ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। तो जब x का निगेटिव वैल्यू लिए, देन एफ भी क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया। x निगेटिव लिए तो एफ भी निगेटिव आ गया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ देखो एफ और x सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तुम कहोगे कि सर अपोजिट डायरेक्शन में, x निगेटिव है, ओह सॉरी, दोनों सेम डायरेक्शन में, x निगेटिव है तो f भी निगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या, देखो यहाँ हमने हमने दिखाया है कि सेम डायरेक्शन में जब होगा, है ना, x भी निगेटिव है ना। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ हमने दिखाया है कि क्या दिखाया है कि जब सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ देख रहे हो, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, देखो सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि टू एंड फ्रो मोशन होगा। तुम कहोगे नहीं सर सेम डायरेक्शन में होगा तो नहीं होगा, टू एंड फ्रो के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, तो क्लियर हो गया कि इस केसेज में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या पॉसिबिलिटी है टू एंड फ्रो जाने की, तुम कहोगे नहीं, तो ये तो भाई नहीं होगा, है ना, इसमें मोशन नहीं होगा, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ इज मतलब ए ओसिलेटरी मोशन नहीं होगा, नॉट ओसिलेटरी, ठीक है भाई। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, समझना, एफ इजिकल टू लिखते हैं माइनस के और एक्स क्यू ले लेते हैं ना, माइनस एक्स क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू निगेटिव रखते हैं ना। एक्स का वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के और माइनस एक्स का क्यूब, निगेटिव रख लिया भाई, तो हो जाएगा माइनस के, और यहाँ करोगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना, माइनस एक्स गुने माइनस, अरे भाई जानते हो यार, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, भाई ये माइनस और ये माइनस तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू माइनस एक्स, यहाँ पावर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका क्यूब करके देखें तो ही आता है माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू जब निगेटिव है तो एफ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एक्स का वैल्यू निगेटिव तो एफ क्या आ गया, पॉजिटिव। दोनों अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में, तुम कहोगे कि सर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी हमने क्या बताया है, कि ध्यान होगा कि क्या होना चाहिए, बताओ। अगर हम बात करें अगर हम बात करें टू एंड फ्रो की, तो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये वाले केस में जो हमने अभी बताया है, इस वाले केस में यहाँ देखो, यहाँ देख लो भाई, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अपोजिट हो गया ना, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना, ये जो है अपोजिट का केस हो गया, अपोजिट है ना। और जब अपोजिट होगा तो ओसिलेटरी होगा नहीं होगा, होगा ओसिलेटरी होगा, है ना भाई, ये ध्यान रखना, ओसिलेटरी होगा।
यानी हमने क्या बताया था कि यदि x का वैल्यू इवन रहेगा तो ऑसिलेटरी नहीं होगा, और x का वैल्यू जब ऑड रहेगा तो ऑसिलेटरी होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? यानी ये जो है ऑसिलेटरी वाली कंडीशन है, ये ऑसिलेटरी वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना? नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, क्या है समझना कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ठीक है, इफ n is equal to 1, if n is equal to 1, है ना, then it is SHM। n is equal to 1 होगा तो यही क्या कहलाएगा? SHM कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑसिलेटरी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -k और n का वैल्यू 1, यानी बेटा हो जाएगा -kx, ये हो जाएगा -kx, वेयर x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ना मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है ना, मीन पोजीशन से यह जो है क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम लोग जो बात करेंगे, पहला फार्मूले की, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना पड़ेगा, और वो होता है एफ इजकल टू माइनस के एक्स, एफ इजकल टू माइनस के एक्स, है ना। तो हमारे पास तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, है ना। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, समझ ना, एम ए एफ इजकल टू माइनस के एक्स हो जाएगा ए इजकल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है ना। तो के बाई एम को अपन लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए इजकल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है ना। वेयर लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा स्क्वायर इजकल टू के बाई एम, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोगों का थर्ड में, ठीक है ना, थर्ड फार्मूला हमको ध्यान रखना है कि अगर हम ए का वैल्यू रखें, ए को क्या लिख सकते हैं? v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, लिख सकते हैं v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है भाई? बोलो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हम लोग करना क्या है, हमने लिख लिया v डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करते हैं ना कि ये जो है ना डी एक्स को इस साइड ले जाते हैं, तो वी डी वी ना इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। भाई इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करके भी हम सॉल्व कर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं यार, वी इजकल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी आ जाएगा इसका, ठीक है, पार्टिकल। अब फोर्थ में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, फोर्थ में हम लोग बात करेंगे कि यदि v को हम लिखें डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो अब ऐसा करते हैं ना, एक्स वाले टर्म को इधर लेके आते हैं भाई, देखो लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इजकल टू ओमेगा रहेगा, और डी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है ना, इस टर्म को इधर लेके आए और डी टी को इधर लेके गए, ओमेगा डी टी। अब दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, दोनों तरफ क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखो इंटीग्रेट करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, x का वैल्यू आएगा a साइन ओमेगा टी। एक तो ये रिलेशन आ सकता है, ठीक है ना, और क्या आ सकता है, और x इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी आ सकता है ना, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमको ध्यान रखना होगा, यानी पार्टिकल का पोजीशन ये होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी ये होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं आगे में, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बात कर लेंगे, बड़ा सिंपल है।
ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ठीक है, क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या गया। इस टर्म को अपन जो बोलेंगे उसको बोलेंगे फेज, क्या बोलेंगे, फेज, ठीक है ना। और फाई को अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, ठीक है ना। इनिशियल फेज बताता है कि एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हुआ, या बताता है कि एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब देखो, अगर मान लो यहाँ हम लोग चले ऐसे और ऐसे, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ तो फाई का वैल्यू इनिशियली क्या होगा, 0। यहाँ फाई का वैल्यू क्या होगा बताओ, 90, है ना। भाई यहाँ फाई का वैल्यू क्या रहा होगा, 180, ठीक है ना। यहाँ फाई का वैल्यू क्या रहा होगा, 270, और यहाँ फाई का वैल्यू क्या रहा होगा, 360, ठीक है भाई। तो अगर मान लो कि अगर ऐसा हो कि ये जो है ना 45 से स्टार्ट हो, है ना, तो 0 से 45 कहीं होगा, यानी यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180, जैसे। तो ये जो फेज है ना, इनिशियल फेज हमको यही बताता है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ है और कहाँ से इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है ना। तो पार्टिकल अगर मान लो फाई का टी का वैल्यू 0 ले, इनिशियली टी का वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो फाई क्या हो जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि भाई फाई जो है स्टार्टिंग में 0 है, टी इक्वल टू 0 मतलब फाई इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग, ये हमें बताता है। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है ना, अभी हमने निकाला है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यदि हम v लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, हम लोग लिखेंगे d अपॉन डी टी, और x का वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी, यही है ना भाई। तो जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और d अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी यही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसका यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ध्यान देना, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा a, है ना, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी। और अब हम लोग क्या करते हैं कि टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो v का वैल्यू जो आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ना, ये ध्यान रखना। तो अभी एक हमने निकाला था v का वैल्यू, क्या निकाले थे, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v का वैल्यू आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बहुत अच्छा। ये जो है टाइम के टर्म में वेलोसिटी है, और इससे पहले जो अभी हमने निकाला है v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो पोजिशन के टर्म में वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं, इसको जरा देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ए फोर्थ पॉइंट है, तो ये भाई फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा फिफ्थ, है ना, ये हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट, ये हो जाएगा भाई फिफ्थ पॉइंट, यहाँ से लिख लेते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो हम लोग 6 की बात करते हैं। 6 में यदि ए लिखना हो, वी लिखना हो, ऐसे लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी, और वी का वैल्यू हमने निकाला है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं ए ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, और डी वी अपॉन डी टी को एक्सीलरेशन लिखेंगे ना, ये हमारे पास एक्सीलरेशन पता चल गया, ठीक है। इस पॉइंट में एक्सीलरेशन पता होगा। अब हम लोग चाहें तो इसको जो है ना पोजीशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो बहुत सिंपल है। हम लोग ऐसा करते हैं
कि ए इजिकल टू लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को रहने दो और ए साइन ओमेगा टी को एक साथ रख लो। तो ए साइन ओमेगा टी की जगह पर देख रहे हो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, तो बेटा ए इजिकल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो एक्सेलरेशन आया किसके पोजीशन के टर्म में आया और ये एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी सबको, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल है। हाँ, इसको अगले पेज में करते हैं। हमारे पास अगला क्या है समझना, जैसे देखो हमने अभी बताया है कि एक्स का वैल्यू सॉरी एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आया एक्स के टर्म में, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों को कुछ डिफिनीशंस देखने हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। और उसमें फर्स्ट डिफिनीशन है एम्पलीट्यूड के बारे में ना। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पढ़े होगे, समझते हैं इसको। तो कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है ना, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही एम्पलीट्यूड कर रहा है। मान लो यह मीन पोजीशन है ना, और पार्टिकल कहीं यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है यही कहलाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन पोजीशन से जहाँ पार्टिकल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में हम लोगों का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड को अपन टी से डिनोट करते हैं, यहाँ एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ इसको टाइम पीरियड को टी से, ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं इट इज टाइम टेकन, इट इज टाइम टेकन टू, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, है ना, वन ओसिलेशन। ठीक है, तो वन ओसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अगला है हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ओसिलेशन, नंबर ऑफ ओसिलेशन, नंबर ऑफ ओसिलेशन completed by particle, completed by particle in 1 second, है ना, in 1 second। ठीक है ना, 1 सेकेंड में जितना ओसिलेशन कंप्लीट करेगा वही फ्रीक्वेंसी का, इसको एफ से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एन भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ और एन ऐसे लिख ले। तो एन का जो वैल्यू आएगा वह क्या आ जाएगा, एन इजकल टू 1/टाइम, इतने के बराबर है। ये हम लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इससे देखो यहाँ हमारे पास क्या है, एक लाइन खींचते अपन ऐसे, है ना, और यहाँ यहाँ इसका मीन पोजीशन है, क्या है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर फोर्स का वैल्यू 0, मीन पोजीशन पर फोर्स क्या होता है 0, और जो फोर्स 0 तो एक्स 0, एक्स इजकल टू 0, एक्स 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0, नहीं एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0 होगा ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू, अरे भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी निकालें उसमें देख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ए ना। तो इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। सिमिलरली वी मिनिमम होगा, और वी मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 0, क्योंकि एक्सिस का, अरे भाई वी मिनिमम कैसे 0 होगा, यहाँ देख लेते हैं चलो।
यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ 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 देख लेते हैं ना। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही होता है। एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ, एक्स का वैल्यू तो ए के बराबर हो जाएगा ना, तो अपन लिखेंगे ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ तो माइनस होगा, ध्यान रखना यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव में हो जाएगा, और वी मिनिमम यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, बट एक्सट्रीम पोजीशन भी इसको बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और मिनिमम वेलोसिटी जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ जो है एक्सट्रीम पोजीशन ये भी कहलाएगा निगेटिव में, है ना। तो माइनस ए हमने लिख लिया, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और भी मिनिमम यहाँ भी जीरो होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग क्वेश्चन क्या करना है समझना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम टू कवर following displacement, following displacement, ठीक है ना। if SHM start from mean position, if SHM start from mean position ना, तो mean position से start होता, हम एक करेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट में a बाई टू, तो टाइम टेकन कितना लेगा। दूसरा है a बाई रूट टू, है ना, तब क्या होगा। थर्ड है रूट थ्री ए बाई टू, फोर्थ है ना ए। तो हमको सभी के लिए टाइम निकालना, ठीक है ना। ऐसे अब हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं। देखो एक को हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना, देखो दोनों तरीका बताएंगे, सोल्यूशन भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं ना। फर्स्ट का एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, और फाई तो यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, ए बाई टू, एक क्वेश्चन में दिया, इधर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, भाई ए और ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो वन बाई टू इजिकल टू, ये भी कैंसिल हो, साइन ओमेगा टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए जो है वन बाई टू 30 डिग्री का वैल्यू होगा, तो पाई बाई सिक्स लिख लें। तो ओमेगा टी इजिकल टू क्या आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ टी इजिकल टू ओमेगा को, ठीक है ना, टू पाई बाई टी आई इंटू टी इजकल टू पाई बाई सिक्स, ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई बाई टी। तो पाई और पाई तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा टी अपॉन 12, इतना टाइम लगेगा, है ना। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं ना, यानी यहाँ जो आएगा आंसर टी अपॉन 12। उसी तरह दूसरे के लिए हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं भाई। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है ना, तो यहाँ देखो बहुत सिंपल है। अगर हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे इसमें लाएंगे, तो बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हमें से। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था t/12। अब शॉर्ट मेथड ना, शॉर्ट मेथड देखो, a/2 को मान लेना है 1/2, a को 1 के बराबर मान लेना 1/2, और फिर देखना है कि कितने का एंगल होगा, कितने डिग्री का वैल्यू साइन का होगा।
तो साइन का वैल्यू कितने का दिख रहा है, 30 डिग्री, यानी पाई/6 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पाई में एक जो दो लाइन है ना, दो लाइन दिख रहा है, एक लाइन को हटाओ, एक लाइन हटाओगे तो क्या बचेगा, इस टाइप बचेगा, अपॉन 6 और 2 अपने से मल्टीप्लाई करना हमेशा, तो कितना आ गया t/12। एक को 1 मान लो यार, शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, एक को 1 मानो तो 1/2। अब हमें पता है कि 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो उसको लिख सकते हैं पाई/6। तो पाई में से एक लाइन हटा दो तो t बन गया, और 2 से हमेशा नीचे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब उसी तरह दूसरा भी ट्रिक से देख लेते हैं ना। दूसरा क्या है, a/√2 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा a/√2 आ गया। चलो a/√2 को, a को तो 1 मान लेता, 1/√2, तो 45 डिग्री का वैल्यू होगा ना, तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/4 लिख सकते हैं क्या, पाई/4 लिख सकते हैं भाई। अब इसको हम लोग को एक टर्म हटाओ इसका, हो जाएगा t, और 2 से नीचे डिवाइड कर दो, 4 × 2 यानी t/8 आ जाएगा। उसी तरह थर्ड और फोर्थ तुम कर सकते हो, है ना। तो इस तरह हम लोग शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड भी समझ गए कि कैसे इसको शॉर्टकट मेथड से करना है। बात समझ में आई, बोलो, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आंसर करना चाहें, ठीक है ना, तो आंसर करना चाहें, देखो कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसका आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आएगा, ठीक है, ध्यान देना, इसका आ गया t/8, ठीक है ना। इसका कितना आ जाएगा, इसका a का वैल्यू 1√3/2 यानी 60, तो पाई/3 हो जाएगा, यानी t/6, और इसका कितना आ जाएगा, t/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा, है ना, ये आंसर आएगा। कैसे आएगा वो ट्रिक से आप करना, आंसर यही होंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि कहीं डाउट है तो वीडियो को एक बार और देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।